गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी बात करेंगे आज अपन विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय वह जिसको बोलते हैं विस्वतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अपने को क्या ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले अपन बच्चों किसकी बात करेंगे? द्विध्रुव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्विध्रुव की बात करेंगे। किसे कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसकी बात करेंगे बच्चों। विद्युत द्विध्रुव की अपन बात करेंगे। किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। किसकी बात करेंगे? विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विद्युत द्विध्रुव की अपन बात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत यदि दो आवेश अति अल्प दूरी के ऊपर रखे हुए हों। ये क्या है अपने पास? एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। क्या है? एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? अति अल्प दूरी पर है। वो दूरी अपन ने कितनी ली थी? 2a ली थी। कितनी ली थी? 2a ली थी। वो दूरी कितनी ली थी? 2a ली थी बच्चों को। कितनी ली थी? 2a ली थी। तो पहली बात विद्युत द्विध्रुव है परिमाण में समान। दोनों के मान क्या है बच्चों? समान है, लेकिन प्रकृति दोनों की क्या है? विपरीत है। यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी के ऊपर स्थित है तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों? विद्युत द्विध्रुव का। अब बात करता हूं बच्चों निरक्षीय और या विस्वतीय रेखा एक होती है। निरक्षीय रेखा द्विध्रुव की किसे कहते? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो अक्षीय रेखा है इसके लंबवत खींची गई रेखा को ही अपन क्या कहेंगे बच्चों? इसके लंबवत जो रेखा खींची जाएगी, इसके लंबवत जो रेखा अपन ने खींची है वो रेखा ही क्या कहलाती है? द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो अपन ने द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु रख दिया P। अपने को यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये OP रेखा द्विध्रुव की क्या कहलाएगी? निरक्षीय रेखा कहलाएगी, क्योंकि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाती है। अब द्विध्रुव को मिलाने वाली अक्षीय रेखा के लंबवत जो रेखा खींची जाती है वो रेखा ही क्या कहलाती है? द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहलाती है बच्चों। इसके ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन ने इसके बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु रख दिया P। इस पर अपने को इन दोनों आवेशों के कारण जो द्विध्रुव के आवेश है, इन दोनों आवेशों के कारण अपने को क्या निकालनी है बच्चों? इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो इनको नाम दे दिया बच्चों अपन ने, इसको A और इसको क्या नाम दे दिया? B। दोनों के बीच की दूरी 2a ली थी। इनके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु रख दिया। तो ये OA दूरी कितनी आ गई बच्चों? A। OB दूरी कितनी आ गई बच्चों? A। अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चाहिए और इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चाहिए।
इन दोनों का अपने को परिणामी निकालना है। इन दोनों का अपने को क्या निकालना है बच्चों? परिणामी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिणामी ज्ञात करना है। देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। इन दोनों का परिणामी किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का परिणामी किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, मैं उसी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? परिणामी की बात कर रहा हूं बच्चों। किसकी बात करूंगा? परिणामी की बात करूंगा। ठीक है, क्या होता है, कैसे निकालूंगा परिणामी को? इस बिंदु ए पर स्थित आवेश जो माइनस क्यू है, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है बच्चों, ये बताओ पहले। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है आवेश के अंदर की ओर, जिसको अपन ने कह दिया E1 वेक्टर। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी? ए की तरफ होगी। क्या बोलो? हाँ या ना? अब मैं बात करता हूं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बच्चों? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी आवेश से बाहर की ओर, जिसको क्या कह दिया अपन ने? E2 वेक्टर कह दिया। बोलो हाँ या ना? प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों, वो आवेश से किधर होगी? बाहर की ओर। आवेश से किधर होगी? बाहर। अपने को तो इन दोनों का परिणामी निकालना है। इससे पहले मेरे को E1 और E2 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उनका परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और परिणामी सदैव कहां से गुजरता है बच्चों? दो सदिशों के घटांक से गुजरता है। इन दोनों का परिणामी निकालना है, तो इनका परिणामी इन दोनों सदिशों का घटांक बिंदु ये था, यहां से गुजरेगा। ये परिणामी इन दोनों का, ये क्या है? जिसको E वेक्टर कह दिया। अब इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र E1 और E2 वेक्टर निकाल रहे हैं, वो किसी न किसी कोण से निकाल रहे हैं। तो वो कोण कितना बना रहे हैं? द्विध्रुव से थीटा कोण। और ये भी द्विध्रुव से कितना कोण बना रहा है? थीटा। अब अपने को E1 और E2 के मान ज्ञात करने हैं, और वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाले, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा बच्चों? तीव्रता का परिमाण क्या होगा? तीव्रता का परिमाण। माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो E1 वेक्टर इक्वल टू कितनी होगी? K गुना में वो आवेश माइनस क्यू था, लेकिन इसका मोड ऑफ ले लिया तो Q आएगा, अपोन में क्या आएगा? उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी का वर्ग। मतलब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले तो K इंटू में माइनस क्यू अपोन में इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कैसे निकालना है, उसका वर्ग करना है। तो OA दूरी A है, OP दूरी R है, तो ये जो दूरी कितनी होगी बच्चों? वो दूरी होगी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर होगी। क्या वैसे ही ये दूरी निकालो तो क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय से ही BP दूरी कितनी होगी? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर होगी। क्या तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा बच्चों? यहां मोड ऑफ ले लिया तो माइनस क्या हो गया? प्लस K क्यू अपोन में अंडर रूट में बच्चों कितना होगा? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का क्या आएगा बच्चों? होल स्क्वायर आएगा। क्या बोलो हाँ या बोलो? आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा या नहीं आएगा? अब इसकी बात करता हूं तो E1 वेक्टर बराबर क्या आएगा? मोड ऑफ E1 वेक्टर बराबर क्या आएगा? मतलब E बराबर आ गया K क्यू अपोन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। समीकरण दे दिया अपन ने कितना? 1। समीकरण कितना दे दिया इसको? 1 दे दिया।
इसी क्रम में अगली बात करता हूं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा बच्चों? मोड ऑफ E2 वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ E2 वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपोन में कितना होगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करते तो क्या आएगा? मोड ऑफ E1 वेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बोलो आएगा नहीं आएगा? जिसको लिख दिया E2 इक्वल टू के क्यू अपोन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। समीकरण कितना दे दिया बच्चों? 2। कितना दे दिया? समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा। समीकरण 1 और 2 को देखो बच्चों। समीकरण 1 देखो क्या था अपने पास? E1 इक्वल टू के क्यू अपोन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर था। और समीकरण 2 देखो, E2 इक्वल टू के क्यू अपोन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आया, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आया, उनके मान बराबर है, लेकिन चित्र में उनकी दिशा विपरीत है। लेकिन चित्र में क्या है? दिशा विपरीत है। जब अपने पास ऐसी कंडीशन आती है बच्चों, जब अपने पास इस प्रकार की कंडीशन आए तो अपन क्या करें? जब अपने पास इस प्रकार की स्थिति आए कि जब किन्हीं भी दो वस्तुओं का मान, मतलब दो मान अपने पास बराबर आए और उनकी दिशा विपरीत आए और अपने को परिणामी निकालना पड़े, अपने को क्या निकालना पड़े? परिणामी निकालना पड़े। उस कंडीशन में वहां अपन घटक तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? घटक तोड़ेंगे। मतलब फिजिक्स में ऐसी स्थिति आए, किन्हीं भी दो स्थितियों का मान बराबर लेकिन दिशा विपरीत आए, परिणामी अपने को निकालना पड़े, उस कंडीशन में अपन उसका क्या करते हैं? उन स्थितियों को घटकों में वियोजित करते हैं। अपन किसमें वियोजित करते हैं? घटक में वियोजित करते हैं। देखो कैसे तोड़ते हैं। और घटक तोड़ने के लिए जिनके भी घटक तोड़ेंगे उनको क्या बनाना पड़ेगा? अपने को परिणामी बनाना पड़ेगा। तो अपने को E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के घटक तोड़ दें, तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? अपने को परिणामी बनाना पड़ेगा। अब परिणामी कैसे बनाएंगे? देखो, परिणामी का मतलब दो लाइन के, मतलब दो सदिशों के कटान से गुजरे। अब मैं E1 और E2 की बात करूंगा बच्चों, दोनों को परिणामी बनाने के लिए। तो देखो E1 वेक्टर तो दो सदिशों के कटान से गुजर रहा है, दो लाइनों के, एक ये रही और एक ये रही, इनके कटान से गुजर रहा है। लेकिन E2 वेक्टर कटान से नहीं गुजर रहा, इसे ओपी रेखा को ऊपर तक बढ़ा दिया। क्या कर दिया है? ओपी रेखा को ऊपर तक बढ़ा दिया। तो क्या E2 वेक्टर भी परिणामी बन गया? दो लाइनों के कटान से गुजर रहा है क्या? जब अपने घटक तोड़े तो E1 E2 के अपने को घटक तोड़ने हैं, तो E1 और E2 जो परिणामी होता है वो किसी ना किसी सदिश के साथ, कोई ना कोई सदिश के साथ कोण बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए बच्चों? कोई ना कोई कोण बनाना चाहिए। अब वो कोण और देख रहे हैं। अगर ये कोण थीटा है, पहले बिंदु यहाँ था, इस आवेश के कारण बिंदु P को देखना था, तो किसी ने किसी कोण से अपन ने इसको देखा है, वो कोण अपन ने क्या माना है? थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से ये कोण क्या आ गया अपने पास बच्चों? थीटा। अब देखो E1 वेक्टर बना दिया गया, किसी भी एक लाइन के साथ कोण बना दिए। अब E2 भी या तो यहाँ कोण बनाए या यहाँ कोण बनाए घटक तोड़ने के लिए। अगर ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से ये कोण कितना आ गया बच्चों? थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या आएगा बच्चों? ये कोण कितना? थीटा। तो क्या मैं अब दोनों E1 और E2 वेक्टर किसी न किसी सदिश के साथ थीटा कोण बना लिए। अब इनके घटक वियोजित करता हूं। तो अब पहले E1 का घटक तोड़ो, तो E1 का जो घटक होगा
थीटा की साइड का घटक क्या होगा बच्चों, E1 cos थीटा होगा। उसका लंबवत घटक क्या होगा बच्चों, उसका लंबवत घटक क्या होगा बच्चों, E1 sin थीटा। E1 क्या होगा, sin थीटा। अब E2 के घटक तोड़ने अपन ने 11th क्लास में सीखे हैं। थीटा की साइड का घटक होता है cos और उसके लंबवत घटक होता है sin। तो इसका ये घटक क्या होगा, थीटा की साइड का घटक E2 cos थीटा, और इसका ये घटक क्या होगा, E2 sin थीटा। अब देखो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में भी बराबर है। इनका परिणामी निकालो तो दोनों जुड़ेंगे। लेकिन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 E2 के मान क्या है बच्चों, चूंकि E1 बराबर क्या है, E2 है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों के मान तो बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। इसलिए अगर मैं इन दोनों का परिणामी निकालूं तो इनकी दिशा विपरीत होने के कारण इनका परिणामी क्या होगा, 0 होगा। इनका परिणामी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में भी बराबर है और दिशा में भी बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब परिणामी किसके कारण मिलेगा, cos के कारण मिलेगा। मतलब E1 cos थीटा E1 sin थीटा व E2 sin थीटा क्या हो जाएंगे बच्चों, निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इसका रीजन बताया आपको। इन दोनों का E1 E2 का मान बराबर है बच्चों, तो इनका परिणामी निकालो तो दोनों जुड़ेंगे, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी क्या होंगे, घटेंगे। दोनों के मान बराबर होने के कारण, दोनों के मान बराबर है और दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में भी बराबर है और दिशा में भी क्या है, बराबर है। तो cos थीटा के कारण अपने को क्या मिलेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो अपन ने लिख दिया है, तो बिंदु P पर, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 बराबर किसके हैं, E2 के। E1 किसके बराबर है बच्चों, E2 के बराबर है। E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। E1 किसके बराबर है, E2। तो E बराबर कितना आएगा, 2E1 cos थीटा। बोलो आएगा नहीं आएगा। E बराबर क्या होगा, E बराबर क्या होगा, E बराबर क्या होगा, 2E1 cos थीटा। समीकरण कितना दे दिया बच्चों, समीकरण दे दिया है 3। अब E1 का मान समीकरण 1 से कहां रख दिया, समीकरण 3 में रख दिया। तो E = कितना आएगा, 2KQ अपोन में R² प्लस में A² इंटू में cos थीटा। समीकरण कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, cos थीटा का मान चाहिए। तो इसके लिए त्रिभुज ले लिया बच्चों। किसका मान चाहिए बच्चों, अपने को cos थीटा का मान चाहिए बच्चों। अपने को किसका मान चाहिए, cos थीटा का मान चाहिए। तो cos निकालने के लिए अपन क्या करें, त्रिभुज ले लिया, कोई भी एक त्रिभुज ले लिया है OAP में। cos थीटा = क्या होता है बच्चों, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है बच्चों, cos थीटा = है आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है, त्रिभुज OAP में आधार है A, कर्ण क्या है, √में R² प्लस में A²। कितना है
ए अपोन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब कोस थीटा का मान समीकरण, जो कोस थीटा का मान है वो समीकरण 4 में रखें तो कितना आएगा बच्चों, E इक्वल टू ये जो 2 है ये रख दिया 2KQ अपोन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इनटू में क्या आ गया ए अपोन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इतना आ गया बच्चों। अब इस 2 को किसके साथ ले लिया मैंने, a के साथ ले लिया। देखो इस टर्म को मैंने क्या लिख दिया, इसी पद को क्या लिख सकता हूँ, इस पे 1 घात और इस पर 1/2 घात, तो इस पद को मैं क्या लिख सकता हूँ e इक्वल टू k q इंटू में इस 2 को a के साथ ले लिया तो q इंटू में 2a क्या होता है बच्चों, अपन पढ़ के आए हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अपोन में क्या लिख दिया बच्चों, ये 1 घात और ये 1/2 घात, तो कितनी आएगी, गुणा में घाते जुड़ती है गुणा में है तो 1 और 1/2 जुड़कर कितनी हो गई 3/2, कितनी हो गई 3/2, मतलब आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की घात कितनी आ गई 3/2, 3/में कितनी 2 आ गई। अब मेरे को पता है चूंकि P बराबर कितना होता है Q इंटू में 2a, P बराबर कितना होता है बच्चों, P बराबर होता है Q इंटू में 2a, Q इंटू में कितना होता है 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो E बराबर क्या आएगा बच्चों, E बराबर आएगा के पी अपोन में कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की घात कितनी 3/2। बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। निरक्षीय रेखा पर अभी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E इक्वल टू के पी अपोन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की घात कितनी 3/2, कितनी आएगी बच्चों 3/2 आएगी बच्चों, कितनी आएगी 3/2 आएगी, ये कितना है 3/2 आएगी। अब मैं आगे बात करता हूं, जब मैंने द्विध्रुव की बात की थी तो एक कंडीशन लिखी थी कि जब भी मैं द्विध्रुव की बात करता हूं तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी अति अल्प होनी चाहिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बच्चों, अति अल्प होनी चाहिए। अब ये जो दूरी जो 2a थी वो बहुत कम थी, एक तो उससे भी कम होगी, लेकिन ये दूरी r तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ द्विध्रुव के कारण, विद्युत क्षेत्र तो मैं द्विध्रुव से r दूरी पर कहीं भी निकाल सकता हूँ, इसलिए कंडीशन लगा दूंगा, मतलब r बहुत बहुत बड़ा है a से, तो आर स्क्वायर की तुलना में, तो किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर के पदों को आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर के पदों को नगण्य मानकर, क्या मानकर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, क्या करने पर, छोड़ने पर, ये थे, मतलब r बहुत बहुत बड़ा है a से, तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर के जो पद हैं वो और भी छोटे हो गए, तो उनको नगण्य मानकर क्या कर दिया बच्चों, अपन ने छोड़ दिया, उनको नगण्य मानकर क्या कर दिया है, छोड़ दिया बच्चों, इनको नगण्य मानकर क्या कर दिया है, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो ए स्क्वायर के पद को छोड़ा है बच्चों अपन ने, लेकिन आर स्क्वायर का तो पद बच ही गया, तो E बराबर क्या आएगा बच्चों, के पी अपोन में आर की घात 2 थी, ये 3/2 घात इस पे थी, ये 2 से 2 कट गया, तो E बराबर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बच्चों, के पी अपोन में आर की क्यू, के पी अपोन में कितना आएगा आर की क्यू, कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर या विषुवतीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, केपी अपोन में आर की क्यूब आएगा, कितना आएगा, केपी अपोन में आर की क्यूब आएगा।
कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, Kp अपॉन में R की क्यूब आएगा। अगर मैं इसी चीज को सदिश रूप में लिखूं तो E वेक्टर बराबर निरक्ष पर E वेक्टर बराबर कितना आएगा, वो आएगा माइनस Kp वेक्टर अपॉन में R की क्यूब। क्या आएगा, माइनस Kp वेक्टर अपॉन में क्या आएगा बच्चों, R की क्यूब आएगा, माइनस Kp वेक्टर अपॉन में R की क्यूब। अब ये माइनस इसलिए आया बच्चों, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है परिणामी वो कितनी आई, माइनस Kp वेक्टर अपॉन में R की क्यूब। ये माइनस किस लिए आया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र देखा है वो ये रहा E वेक्टर। किधर है इसकी दिशा, इधर है, लेकिन द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, तो द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाले वो, और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए अपन ने माइनस चिन्ह लेके आए, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया यहाँ, माइनस चिन्ह। इस प्रकार से अपन द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब अपन ने बात किसकी की थी, कल अपन ने बात की थी द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, आज अपन ने बात की द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। अब अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना था, अक्ष पे विद्युत क्षेत्र था द्विध्रुव की 2Kp अपॉन में R की क्यूब। निरक्ष पर कितना निकाला है बच्चों अपन ने, Kp अपॉन में R की क्यूब। Kp अपॉन में कितना निकाला है, R की क्यूब। तो आशा करता हूं कि आज आपने अपने आपको जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।